आपकी सफलता के लिए अमरजीत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको प्रॉपर BAS मिला है, SDM पोस्ट मिला है, इसके लिए आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ठीक है, आप ये बताइए, देखो आपने जो आपकी जो ये यात्रा रही, जो जर्नी रही यहाँ से, क्योंकि जैसे आपका सिलेक्शन हो गया अब चीज़ें एकदम बदल जाती हैं, और इससे पहले से यहाँ तक पहुँचने के में आपने क्या क्या चुनौतियाँ फेस की और उनसे कैसे निपटे, ताकि बाकी स्टूडेंट के सामने भी चुनौतियाँ आती है, उनको एक तरीका मिल सके कि भाई उसने आप सीनियर ऐसे निपटा तो हम भी ऐसे निपट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम सिचुएशन आए, पर तरीका उनको कुछ न कुछ मिल सके। निश्चित रूप से सर सफ़र जो है चुनौतीपूर्ण है। कई बार ऐसा हुआ कि फिल्म्स ही नहीं हो पाया, कई बार दूसरा स्टेज में जाके फेल कर गए, कई बार फाइनल स्टेज में पहुँचे लेकिन अंततः सफलता नहीं मिली। इस बार अंततः मुझे सफलता मिली है, तो चुनौतीपूर्ण तो रहा ही है ना। इसमें आप जैसे शिक्षकों का योगदान रहा है जो अंततः असफलता से उबरने में बहुत निर्णायक साबित हुए। कैसे मोटिवेट रहना है या कैसे मतलब अपना जो है पढ़ाई का स्तर बना के रखना है या ऊर्जा का स्तर बना के रखना है, तो यहाँ पे शिक्षकों का बहुत योगदान रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, थैंक यू। देखिए ये तो है, आप हम्बल तो बहुत ज़्यादा है, ये तो हमने देखा है। अब ये बताइए, देखिए यहाँ पर क्या रहता है ना, एक चैलेंज आता है बच्चों को, जब सफलता नहीं मिलती है ना, तब परिवार वालों घर वालों का खूब प्रेशर होता है। तो आप परिवार वालों को क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि ये वीडियो कोई ना कोई परिवार वाला भी देख रहा होगा, ये बात भी है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये भाई एक लंबी जर्नी है, हो सकता है किसी को पहली बार मिले, किसी को हो सकता है दूसरी बार मिले, हो सकता है किसी को तीसरी बार मिले, तो वहाँ से यहाँ तक का जो फेज है उसमें कैसे डटे रहें? एक्चुअली मतलब जो हमारे संघर्ष का काल होता है उसमें शिक्षकगण और परिवार वालों का बहुत व्यापक योगदान रहता है। बेसिकली जो परिवार के लोग हैं उनका एक उम्मीद जुड़ा हुआ रहता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बच्चा कुछ अच्छा करेगा। तो इसके लिए बच्चा को लोग फिनेंशियली सपोर्ट करते हैं या मोरली रूप से जो भी है लगातार करते रहते हैं। तो मेरा इस मतलब एक मतलब निवेदन है सारे गार्जियन से कि बहुत जल्दी होपलेस नहीं होना है। आपसे ज़्यादा उम्मीद जो है या आपसे ज़्यादा मेहनत आपका बच्चा या हम लोग यहाँ करते हैं, पूरी कोशिश रहती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मतलब सारी चीज़ें जो है फेवर में नहीं रहता है। कभी लक ने साथ दिया, कभी पता चला एग्जाम में कुछ हो गया, कभी क्वेश्चन आउट हो गया, तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो हम लोग भी पूरा कोशिश करते हैं कि शिक्षकों का और गुरुजनों का और परिवार वाले लोग का, माता पिता का मुद्दों पर खरा उतरे। तो इसके लिए दोनों पक्ष को हिंदी मीडियम को रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा है, तो आप बताइए आपने क्या कुछ किया, GS में कैसे लिखा, SC में कैसे लिखा, आप बताइए, क्योंकि हिंदी वालों को तो बहुत ज़्यादा इस बारे बोल रहे हैं। अब देखिए वो बच्चे क्या बोल रहे हैं वो बात अलग है, आप बताइए आपने कैसे उन चीज़ों को टैकल करके यहाँ तक पहुँचे? हाँ, निश्चित रूप से जो BPSC का सिलेबस जो है और प्रश्न पूछने का दायरा है हाल के दिनों में पिछला 3 साल में व्यापक हुआ है। पहले की तुलना में पहले तो रिपीट क्वेश्चन का महत्व बहुत ज़्यादा था, अभी रिपीट क्वेश्चन कम आना शुरू हो गया। इसके लिए ना हम लोग को थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा रखने की जरूरत, न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट की घटनाओं से रूबरू होते रहना है। इसके अलावा अगर ये करंट वाला हो गया, इसके अलावा आंसर राइटिंग लगातार करते रहना है और मुद्दे से अवेयर रहना है। BPSC किस तरह का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है उससे प्रिडिक्ट करके उसका आंसर लिखना या बहुत सारे टीचरों से सहयोग लेना, तो ये सारी मतलब एक्टिविटी करते रहना है। इस कारण अच्छा, ये हिंदी में ना ये रहता है कि हिंदी चूज कर ले न चूज कर, ये रहता है, और ख़ासकर जब हम करंट अफेयर वाले सेक्शन में आते हैं, आपके सामने भी कैसी चुनौती आई और उससे निपटने के लिए आपने क्या किया? कई बार ये बोलते हैं डेली न्यूज़पेपर पढ़े, कई बार बोलते हैं वार्षिक पत्रिका पढ़े, क्या करें? फिल्म्स के लिए करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, मेंस के लिए कहाँ से पढ़े, क्या एक सोर्स रखिए या PT के लिए 2-3 सोर्स, कोई भी है नहीं 2-3 सोर्स रखिए करंट अफेयर के लिए? पहले एक बार बताइए PT के लिए, फिर बताइएगा एक बार मेंस के लिए क्या किया जाए करंट अफेयर, ताकि क्योंकि ये ना डायनेमिक एरिया हो रहा है और नए पैटर्न पर देखते हैं तो BPSC काफ़ी ज़्यादा एक अलग तरह का करंट अफेयर पूछने लगा मेंस में, तो आप एक बार दोनों का बताइएगा। PT जो है बेसिकली इसमें है कि हमारा पास एक क्वेश्चन है, उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में ही एक आंसर है, तो हमको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना है कि 4 में कौन सा सही है ना। तो उसका रणनीति अलग होता है
और मेंस में है तो मेंस है क्वेश्चन मतलब सब्जेक्टिव टाइप का, तो उसमें आपको रिकॉल करना है। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई सवाल पूछा, प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ जो भी पॉइंट आपको पता है सारा रिकॉल करके उसको लिखना होता है। तो दोनों का नेचर अलग है, तो उसी अनुसार तैयारी करना होता है। प्रीलिम्स के लिए अगर रिकॉग्नाइज करना है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाना है, सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, जिससे कन्फ्यूजन कम हो, गलतियाँ कम हो। करंट अफेयर में क्या है, एक सोर्स रखें या 2-3 रखें, इसको लेकर जरूर रहता है बच्चों में। करंट अफेयर बहुत डायनेमिक पोर्शन है, मतलब तो हमको लगता है कि डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए विद्यार्थी को, और एक मैगजीन, मंथली मैगजीन। इससे क्या होता है कि डेली न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो घटना अगर आज घटित हुआ है तो एक बार आपके दायरे से गुजरेगा, फिर अगर करंट अफेयर का मैगजीन हम पढ़ रहे हैं वही घटना उसमें कहीं ना कहीं शामिल रहता है तो दोबारा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि चीज़ें मतलब तरोताज़ा या मस्तिष्क में बना हुआ रहता है, उससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल आया तो ऐसा आप कौन सा पेपर पढ़ते थे? हम तो एक दैनिक जागरण पढ़ते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस तो आप भी पढ़ते थे हिंदी में? तो मतलब फिर अच्छा, ये जब 2-2 पेपर पढ़ते हैं खूब सारा टाइम चला जाता है, तो उसमें कैसे निपटते थे? हाँ, बेसिकली ना हिंदी का ही जैसे शुरू हुआ मॉर्निंग में हिंदी का न्यूज़पेपर अच्छा से पढ़ लेते हैं, फिर रात में जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन वाला पेज आता है या ओपेड वाला जो पेज आता है, तो एक्सप्लेन वाला पेज को कोशिश करते हैं कि अच्छा तरीका से पढ़ें, उसमें जो भी करंट की घटनाएं चल रही है उसको बेहतर तरीका से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस। तो हमको लगता है कि ऐसा किया जा सकता है, और वो भी न्यूज़पेपर में भी लगता है सिलेबस का एक पार्ट ही है, ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए कि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो समय बर्बाद कर रहे हैं या मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो भी एक सिलेबस का एक पार्ट ही है, तो ऐसा दिमाग में रख के अगर हम पढ़ते हैं। अच्छा, आपने नोट्स वगैरह बनाए थे? हाँ, कुछ नोट्स बना हुआ था मैंने, पॉलिटी का कुछ तैयार किए थे, जो भी हमको लगता था साइंटिफिक का, बिहार स्पेशल खास करके। क्या हर एरिया का नोट्स बनाना जरूरी है? पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, अगर आपको लगता है कि बनाना चाहिए तो आप बना सकते हैं, अगर किसको लगता है कि नहीं बनाना चाहिए, ऐसे ही मेरा काम चल जाएगा या मतलब मार्केट में मटेरियल बचा हुआ बना हुआ है उससे काम चल जाएगा, तो नहीं बनाना चाहिए। तो ठीक है, अब ये रहता है जैसे हम जब नोट्स बनाते हैं, क्या पीटी का नोट्स बनाना चाहिए या नहीं? पीटी का नोट्स मैं तो नहीं बनाता था पीटी का नोट्स। पीटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, मतलब कहाँ से पूछे कोई पता तो है कितना नोट्स बनाते जाएंगे। उसके लिए बुक वगैरह जो स्टैंडर्ड बुक है स्पेक्ट्रम है या जो भी बच्चे निकालना उस सबका अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर उस जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उससे भी सवाल आता है, उसको देखना, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो रहा है उससे जुड़ा। तो पीटी के लिए तो नहीं, मेंस के लिए हमें लगता है कि ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा नोट्स बनाना। एसए में जो अलग अलग डायमेंशन आते हैं उनको आपने कैसे टैकल किया, और आपने एसए में क्या कुछ लिखा, क्या उसमें बिहार का एंगल डाला या क्या कुछ, कितने डायमेंशन खोले, आप ये बताइए एक बार, ताकि बच्चों को ना। एसए के बारे में तो आप जानते हैं कि एसए कोई एक विषय का कंपाइलेशन नहीं है, मल्टीपल सब जितना भी हम जीएस में पढ़ते हैं सारा ज्ञान हमें करना होता है, मतलब व्यक्तिगत हुआ, परिवार हुआ, समाज हुआ, राज्य हुआ, देश हुआ, अंतर्राष्ट्रीय, सारा को बारी बारी से लिखना है आपको, पर्यावरण, महिला, सारा पक्ष को लिखना है। तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल वाला सेक्शन होता है, संपादकीय वाला, उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे जो टॉपर है यूपीएससी का, उसका बुक अवेलेबल है, तो उनको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, एक वो यूपीएससी टॉपर की वो चलती है। हाँ, ठीक है। हाँ, और फिर क्लास में जो आप लोग पढ़ाते हैं और शिक्षक लोग पढ़ाते हैं तो उन लोग का भी मार्गदर्शन मिलता है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इससे को भी बहुत बड़ा हर्डल नहीं रह पाएगा, बाधा नहीं रह पाएगा। तो अच्छा, आप ये बताइए कि जो ऐसे जब मेंस में जाते हैं, क्या हमें क्वेश्चन बिहार के एंगल से जोड़कर लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए? क्योंकि एक ये भी रहता है कि क्वेश्चन को बिहार के एंगल से जोड़कर लिखें, अगर जुड़ रहा है तो, या नहीं लिखे, इसको एक रहता है, बच्चों में कन्फ्यूजन जरूर रहता है। निश्चित रूप से हमारा एग्जाम जो हो रहा है वो बिहार में हो रहा है, हम लोग आगे अगर पास करते हैं तो हम लोग को काम करना पड़ेगा बिहार में, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है और उसका एक एंगल बिहार का पक्ष भी हो सकता है, जैसे महिला से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, महिला से जुड़ा हुआ बिहार सरकार की कोई योजना है, तो अगर शामिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो इवेल्युएटर है या परीक्षक उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। आपने इस तरह किया? कोशिश किए, जब भी हमको लगा कि याद आ रहा है उसको जोड़ दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ठीक है, ये हो गया हमारा मेंस का, और जो इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए आपसे? क्योंकि क्वेश्चन क्या रहता है ना, इंटरव्यू को लेकर बच्चों के दिमाग में ना कोई कुछ भी बनाकर डाल देता है, ये चीज़ रहता है, और ये कई बार ना चैलेंज भी कर जाता है, कुछ भी बना के डाल दिया, कुछ है, कोई कुछ बोला है, तो
इंटरव्यू के अंदर का आप वहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसे रहता है, किस तरह का डायमेंशन पूछा जाता है, कैसे वो जांच करना चाहते हैं, आपने उनका क्या जवाब दिया, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे, कुछ बता सकते हैं तो? हाँ बिल्कुल। निश्चित रूप से अगर बोलें हम कि इंटरव्यू में किसी को डर नहीं लगता है तो एक गलत होगा। हमको भी मतलब हृदय गति जो हार्ट बीट होता है वो बढ़ा हो रहा था, पता नहीं क्या पूछा जाएगा। मेरा मुरली मनोहर सर का बोर्ड था, रिटायर IAS रहे हैं, उनका बोर्ड था। तो हमसे पूछा गया कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल क्या है, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। तो मेरा सारा इकोनॉमिक्स ही था। तो उन्होंने पहला सवाल से लेके अंतिम सवाल तक मतलब मेरा एक हॉबी को छोड़ के बाकी सारा सवाल इकोनॉमिक्स से पूछा कि बताइए। अच्छा ये बताइए, जो ऐसे होता है क्या ऐसे में बिहार का एंगल डालना ज़रूरी है, और जो मेंस के जो जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बिहार का एंगल डालना ज़रूरी है, और क्या डालते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है या नहीं? हाँ निश्चित रूप से एक्चुअली क्या है कि हम लोग परीक्षा दे रहे हैं, अगर सफल हो जाएंगे तो पूरा ज़िंदगी जो है मतलब ज़िंदगी का अधिकांश समय बिहार में ही काम करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम कोई आंसर लिख रहे हैं, है ना, उसमें अगर बिहार का पॉइंट हो सकता है, जैसे है कि कोई महिला से जुड़ा हुआ सवाल है, महिला से जुड़ा हुआ कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं बिहार सरकार का, तो अगर हम लिख लेते हैं तो निश्चित रूप से जो एग्जामिनर है जो हमारा कॉपी चेक कर रहा है उसका हम पे ना एक बेहतर इम्पैक्ट जाता है कि लड़का बिहार के घटनाओं से जानकार, बिहार की घटनाओं के बारे में जान रहा है ना, मतलब बिहार के जो सरकार की योजना है उसके बारे में है, तो एक बेहतर इम्पैक्ट जब जाता है तो मुझे लगता है कि इससे 1 नंबर 2 नंबर जो भी एक्स्ट्रा हो सकता है, तो अनुमान तो ये है कि देना ही होगा। और जो इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए और उनको आपने कैसे टैकल किया, क्या उसमें जब शुरुआत में इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या हार्ट बीट सबकी बढ़ी रहती है, आपका भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ निश्चित रूप से अगर ये हम बोलें कि हार्ट बीट नहीं बढ़ा था तो ये सरासरी झूठ होगा, सारे लोग का हालत ख़राब रहता है। मतलब एक ग्रुप में वहाँ बैठा है और सबका हृदय गति बढ़ा हो रहता है, सब बार बार पानी पीता है और फिर घूमता है लोग। हाँ तो मेरा मुरली सर का बोर्ड था, मुरली सर फॉर्मर रिटायर IAS रहे हैं। तो हमसे पूछा गया कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ग्रेजुएशन कब किए हैं, कौन सा सब्जेक्ट था। तो मेरा बैकग्राउंड जो इकोनॉमिक्स का रहा है, मतलब BA और MA दोनों इकोनॉमिक्स ही रहा है, और ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स ही रखा था। तो मुझसे इकोनॉमिक्स का ही सवाल पूछा गया, मतलब 12-13 सवाल पूछे, उसमें करीब 10 से ज़्यादा सवाल, 11 के करीब सवाल जो है इकोनॉमिक्स से ही पूछा गया था। एक मेरा हॉबी से पूछा गया था बस। तो जैसे बहुत मतलब डाउन टू अर्थ क्वेश्चन, जैसे CPI का बेस ईयर सरकार चेंज की है, क्या बदलाव किया है इसमें, ऑरेंज इकॉनमी क्या होता है, बिहार के युवाओं को कैसे लाभान्वित करेगा, इसके अलावा मतलब सरकार कौन सा इनिशिएटिव ले रही है बिहार में माइग्रेशन को रोकने के लिए, क्या इनिशिएटिव जो है वो बिहार के मतलब भविष्य के लिए अच्छा है या क्या होना चाहिए, इस तरह का सवाल पूछा गया। तो मेरे से बेसिकली कि मतलब एक अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन कि आपका क्या विचार है उस पर, रटा रटाया वाला नहीं। कुछ सवाल तो रटा रटाया वाला था, लेकिन अधिकांश ऐसा था। अच्छा, इसमें कितने मिनट चला आपका इंटरव्यू? ठीक है, कोई घड़ी पहन के तो जाता नहीं है एवरेज? हाँ 13-14 मिनट 15 मिनट तो चला ही होगा। तो कईयों का कम भी चला होगा, कईयों का ज़्यादा भी चला होगा, क्या किसी ऐसे को जानते हैं जिसका कम चला हो उसका सिलेक्शन हो गया, या जिसका ज़्यादा चला हो उसका सिलेक्शन हुआ, कुछ ऐसे जानते हैं किसी को? हाँ बिल्कुल, मेरे एक दोस्त है वो CDPO है अभी, उसका नाम लेना उचित नहीं है। नहीं हाँ, तो उनका कोई सर का बोर्ड था, वो ऐसा जवाब दे दिया कि मतलब जो उसका सिलेक्शन हो गया फाइनली, लेकिन उसको इंटरव्यू में 45 नंबर ही मिला था, उसको 5-6 मिनट में। अच्छा पहले की बात है। हाँ। तो इस बार तो ऐसा कोई विद्यार्थी मिला नहीं हमको या बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट में नहीं, लेकिन उसके बारे में पता है कि बहुत कम नंबर दिया कुछ, यानी कि वहाँ सोच समझ के बात करना चाहिए। ठीक है, और एनालिसिस वाला एंगल रहता है या वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, एनालिटिकल अप्रोच तो रहना ही चाहिए। कि कई बार क्या होता है कि ऐसा सवाल वो लोग पूछ लेते हैं जिसके बारे में कल्पना भी नहीं किए होते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारा जितना उम्र है उससे कई गुना ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस होता है। और जो सोशल मीडिया पर जो चलते हैं क्या वैसे क्वेश्चन पूछते हैं या उससे एकदम डिफरेंट रहता है? नहीं, ये तो मनगढ़ंत बात लिख देता है, ऐसा पूछा गया। हाँ वो क्योंकि कुछ भी डाल देते हैं ना। ठीक है, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आपने टाइम दिया, और इसके साथ साथ आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप यहाँ तक पहुँचे और आपने बच्चों को प्रेरित किया। अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। हाँ धन्यवाद सर, आपको आप जैसे शिक्षकों का ही योगदान रहा। अगर हम बोले कि निश्चित रूप से मेरी सफलता, मेरी मेहनत तो रही है सफलता में, लेकिन मेरे अलावा शिक्षक, मेरे माता पिता या और भी फ्रेंड जो हैं जिन्होंने विपरीत समय में सहयोग प्रदान किया, एक उत्साह बनाए रखा, तो सबको धन्यवाद है। आपको आप खुश रहिए धन्यवाद और आगे